गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन और उसके एग्जाम्पल्स और कैसे रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हुए हम चीज़ें और आसान बना देते हैं, मूवमेंट और आसान हो जाता है बिकॉज फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। In the next part of the chapter, we will study about friction caused by liquids and gases. हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। जब दो सॉलिड्स आपस में उनकी सरफेस कांटेक्ट में आती है तो उधर इरेगुलर सरफेसेस होते हैं। ये इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक होती हैं एंड तब वो आगे या पीछे मूव होता है। अब जितनी ज़्यादा ये इरेगुलरिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज होगा एंड मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होगी। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल कंपेयर किया था, ये एक सॉलिड था एंड नीचे जो सरफेस था, दोनों सरफेसेस वर सॉलिड। हम अब पढ़ेंगे कि गैसेस एंड लिक्विड या फिर एयर जो होती है उसमें फ्रिक्शन कैसे बिहेव करता है। Now, as per rule, gases exert least force of friction as compared to solids and liquids. मतलब gases सबसे कम force of friction exert करती है जब उसको liquid से या solid से compare किया जाता है। सबसे ज़्यादा friction होता है solid to solid में, फिर liquids में उससे ज़्यादा कम friction होता है एंड सबसे कम होगा gases में। Now, पहले हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। इससे पहले कि हम फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर डिस्कस करें, वी विल स्टडी अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे कि आप इधर वाला इस फिश का शेप नोटिस करो, या फिर ये शिप का शेप नोटिस करो, या जो बोट्स होती है उसका शेप नोटिस करो, या अगर एक ह्यूमन जब स्विमिंग करता है तो कैसे हम अपनी बॉडी को पोजीशन करते हैं, अगर आप नोटिस करो तो वो एक पतला और लंबा पोजीशन हम ले लेते हैं वाइल स्विमिंग। सिमिलरली फिश में होता है एंड सिमिलरली बोट एंड शिप में होता है। तो ये स्ट्रीमलाइन शेप ऐसी होती है कि सीधी और लंबी होती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या, एयर या फिर वाटर, उसकी साइड से इजीली फ्लो हो पाए और सबसे कम मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगे। सो दैट इज, ऐसी शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फर्स्टली, the body of ships and boats is streamlined so that they experience minimum amount of friction while moving through water. अब इसमें आगे बढ़ने के लिए बोट्स को या शिप्स को भी जो फोर्स लगानी पड़ती है वो it will be equal and opposite to the force of friction. तो बिकॉज ऑफ इट्स शेप ये कम से कम होती है। सिमिलरली फिश की जो बॉडी होती है वो नेचुरली स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, जिसकी वजह से कम फ्रिक्शन पानी में लगे। सिमिलरली जितना हो सके उतना एक स्विमर अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन पोजीशन में, मतलब ऐसे सीधी पोजीशन में और आगे से पॉइंटेड पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, ताकि उसे कम से कम फोर्स लगाना पड़े आगे जाने के लिए, क्योंकि जितना फोर्स वो लगाएगा उतना ही अपोजिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। उसके अलावा जब एक बोटमैन होता है, आपने देखा होगा, दीज आर कॉल्ड एज ओर्स। ये रिवर्स अगर आगे बढ़ते रहते हैं तो थोड़े टाइम बाद जो बोट है वो आगे इजीली मूव होती है, लेकिन जब सी शोर के पास आते हैं, मतलब जहाँ पे ज़मीन के पास आने लगे, पानी ख़त्म हो रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको चलाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों चलाते हैं? ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स हो वो उसको रोक पाए इजीली एंड बोट हॉल्ट हो जाए अच्छे से। इसीलिए जो सिमिलरली जो शिप का इंजन होता है ये अपने इंजन्स को रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करता है, ताकि वो स्लो डाउन हो जाए और अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाए, मतलब रुक जाए। जिसकी वजह से ये क्यों हो पाता है? क्योंकि वाटर जो होता है, ये वाटर बॉडीज जो होती हैं, इसमें कम फ्रिक्शन होता है। सो दीज वर ऑल एग्जाम्पल्स जहाँ पे फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर कॉज हो रहा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, मतलब एयर की वजह से क्या फ्रिक्शन कॉज होता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी पहले आपकी बुक में जो मेंशन्ड है वो देखेंगे। इफ़ यू कैन ट्राई दिस एट होम। एक आप शीट ऑफ पेपर लेते हो और एक शीट को ऐसे उसको क्रम्पल करके बॉल बना देते हो
एंड इफ़ यू ड्रॉप दिस फ्रॉम द सेम हाइट, इसको अगर गिराओगे और इसको गिराओगे तो यू विल नोटिस द क्रम्पल्ड बॉल क्विकली रीचेस द ग्राउंड, मतलब एज कम्पेयर टू द शीट वो जल्दी ज़मीन पे पहुंच जाता है क्रम्पल्ड बॉल। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ये शीट है ये फ्लैट होती है, ये एरिया ज़्यादा दे रही है एज कम्पेयर टू दी क्रम्पल्ड बॉल ऑफ पेपर, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है और वो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है नीचे पहुंचने में। वेराज जो पेपर की बॉल होगी उसका सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू दिस छोटा सरफेस एरिया है, इसीलिए लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और वो जल्दी से ज़मीन में पहुंच जाती है। नाउ नेक्स्ट आर एग्जाम्पल्स कि फ्रिक्शन ड्यू टू एयर के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कोई भी बर्ड्स का। हमने देखा है कि बर्ड्स कितना इजीली हवा में उड़ पाती है। ये क्यों उड़ पाती है? अगेन इनकी नेचर में ही ऐसी शेप होती है बॉडी का, तो जो एयर में जब ये उड़ने जाती हैं तो बहुत कम रेजिस्टेंस, बहुत कम इनको हवा रोकती है, जिसकी वजह से ये इजीली बहुत तेज स्पीड के साथ उड़ पाती हैं। रेजिस्टेंस क्यों कम होती है? क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एरोप्लेन्स की बॉडी भी ऐसे पतली और लंबी आगे की तरफ से पॉइंटेड होती है, सो इट कैन गो थ्रू द एयर। ऑब्वियसली इसमें इंजन की पावर भी यूज होती है, लेकिन इस बॉडी के शेप की वजह से भी वो इजीली लीस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन के साथ, मतलब सबसे कम पॉसिबल फ्रिक्शन के साथ ये उड़ पाते हैं इन द एयर। थर्डली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि कार्स या फिर बसेस या मोटरसाइकिल्स, तो ये सारी अगर आप शेप नोटिस करोगे तो कोई आगे से ऐसे ब्रॉड नहीं है, ये लंबी होती हैं। अगर आगे से ब्रॉड हुई कोई आपने गाड़ी देखी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो शेप होती है गाड़ी की, इससे जब आगे बढ़ना होता है एंड इट हैज़ टू कट थ्रू एयर, वो इजीली आगे बढ़ जाती है विद लीस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन अगेन, मतलब सबसे कम फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसको फाइट करके वो आगे इजीली मूव हो जाती है। अगला एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो होगा मीटियोर्स का। मीटियोर्स क्या होते हैं? शूटिंग स्टार्स या फिर टूटता हुआ तारा। आपने देखा होगा जब वो आता है तो उसके पीछे भी हमें एक ऐसी चमकती हुई लाइन जैसी दिखती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये ऊपर से स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये बहुत तेज स्पीड से आता है, एंड इस स्पीड की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्शन होता है। क्योंकि फ्रिक्शन हाई होता है तो जो इसका टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा कि ये फायर कैच कर लेता है। सिमिलरली जो स्पेसशिप्स होते हैं, स्पेसशिप के ऊपर ऐसी एक हैट जैसी शील्ड होती है, कवच जैसा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये स्पेसशिप्स बहुत तेज स्पीड से अगेन ये ऊपर जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि फ्रिक्शन होता है एयर में, उसकी वजह से एंड स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ दीज कैचिंग फायर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक ये आउटर कवर प्रोवाइड किया जाता है टू दी स्पेसशिप्स। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हमें फ़ायदे क्या होते हैं। नाउ अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम अपनी डे टू डे लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टिंग विद समथिंग वेरी बेसिक लाइक वॉकिंग, मतलब हम चल भी नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन हमारे सोल ऑफ द शू या फिर फुट एंड ग्राउंड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हम फिसलते ही रह जाएंगे। क्योंकि हम जब चलते हैं वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स एंड द ग्राउंड रिएक्ट्स बैक बिकॉज उसमें फ्रिक्शन होता है। तो इधर से हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं और यहाँ से ग्राउंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम आगे मूव नहीं हो पाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे, फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे। सिमिलर तरीके से कोई भी गाड़ी जब चलती है तो उसमें हम हमेशा नोटिस करते हैं कि ऐसे मार्क्स होते हैं टायर्स के अंदर। ये मार्क्स क्यों होते हैं? ताकि अगेन रोड एंड व्हीकल, जो गाड़ी चल रही होती है, उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा तो वो गाड़ी इजीली आगे मूव हो रही होगी और
एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द टायर वो गाड़ी आगे मूव होती है। इसीलिए जब बहुत टाइम हो जाता है किसी गाड़ी को यूज़ किए हुए एंड ये टायर घिस जाते हैं तो इसके बीच में ये जो गैप्स होते हैं ये भी मिटने लग जाते हैं एंड वो स्मूथ हो जाता है। अगर स्मूथ हो जाएगा मतलब फ्रिक्शन कम होगा, मतलब गाड़ी चलाने में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि ये टायर हमें चेंज कर देने चाहिए अगर यहाँ इसके बीच की मार्किंग्स घिस के मिट जाती हैं तो। नेक्स्ट वन इज सरफेस ऑफ बेल्ट्स इन पुलीस। इसको पुलिस बोलते हैं और ये फैक्ट्रीज में या कई सारी मशीन्स में थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो ये बेल्ट यूज़ होती है ज़्यादातर ये एक रस्सी जैसी होती है जो बहुत रफ मटेरियल की होती है। रफ मटेरियल की होने की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा फ्रिक्शन होता है एंड यहाँ मूवमेंट आसानी से हो जाता है। अगर ये स्लिपरी होगा तो ये मूव नहीं हो पाएगी, विच इज़ वाई it also helps in force of friction. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेक लेदर्स जो कि गाड़ी में यूज़ किए जाते हैं। इट लुक्स लाइक दिस। ये भी रफ सरफेसेस के साथ प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन हो जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाए और गाड़ी रुक जाती है। जब हम एक स्क्रू को या फिर कील को, नेल को लकड़ी के अंदर डालते हैं एंड इट स्टेज देयर, it is because only of the force of friction. So this is another use of force of friction जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगेन अगर आपने कभी मैच स्टिक जलाई होगी तो आप कैसे जलाते हो एक मैच स्टिक को, इन दोनों सरफेस को आपस में रब करके, मतलब इनकी जो इरेगुलरिटीज होती है वो आपस में रगड़ खाती है एंड तब जाके एक मैच स्टिक जलती है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यूज किया जाता है जिससे कि एक मैच स्टिक जल पाती है। इसके अलावा आपने कई सारे एथलीट्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को ऐसे टाइप्स के शूज पहनते हुए देखा होगा जिसके नीचे ऐसे स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स क्यों होते हैं, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हुए या ग्राउंड पे स्लिप ना हो, क्योंकि ये स्पाइक्स फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और वो स्लिप नहीं होते हैं। तो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हो। हाँ, अभी हमने फायदे देखे थे फ्रिक्शन के, क्या फायदे होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। नाउ friction increases energy required by machines to function which is wasted in the form of heat energy. Now machines जब आपस में चलती हैं, जैसे कि मशीन के अंदर ऐसे दो मटेरियल्स हैं जो आपस में मूव होते हैं। और फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन उन्हें रोकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, तो इट इज़ लाइक अ वेस्टेज। इसके अलावा फ्रिक्शंस की वजह से मशीन्स में बहुत वेयर एंड टेयर होता है, मतलब कि वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट इज़ प्रेजेंट, एंड वो मशीन को फिर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर पाते, उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, तो वो इनऑपरेबल बन जाती है। दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज, नुकसान जो हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। थर्डली, जब हम अपनी व्हीकल को आगे मूव करने की कोशिश करते हैं तो इट हैज़ टू फाइट अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी की स्पीड को भी कम कर देती है। सो दीज वर द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा कि कई सारे बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट पार्ट सेज फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल, मतलब कि उसके कई सारे नुकसान भी हैं लेकिन उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। लेट्स रीड। विथ फ्रिक्शन वी कैन नॉट सेट अ बॉडी इन मोशन और स्टॉप मूविंग बॉडीज, मतलब कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडीज मूव करती रहेंगी, और अगर फ्रिक्शन होता है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एक कोई भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए। ये सब चीज़ें हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है तो उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। इट ब्रिंग्स वेयर एंड टेयर, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन्स ख़राब होती हैं
एंड जो मोशन होता है उसकी स्पीड को कम कर देती हैं। बट अगर हम बोलें कि फ्रिक्शन ना हो तो फिर हमारी ये डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाएंगी, ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा, एंड therefore it is said without it we cannot pursue our day to day activities, and अगर वो हो तो फिर हम एनर्जी भी लूज करते हैं। तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। कई केसेस में फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन से भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा ना लगाना पड़े, उसके हम अबाउट 7 वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन कॉज कैसे होता है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, एंड ये इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक होती हैं, जिसकी वजह से कोई बॉडी मोशन में आती है। अगर हम ये इरेगुलरिटीज़ को कम कर दें या स्मूथ कर दें तो फिर कम फ्रिक्शन कॉज होगा और हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट है यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ अप्लाइड बिटवीन 2 सर्फेसेस टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। मतलब 2 सरफेस के बीच में आप ल्यूब्रिकेंट को लगाते हो तो फिर उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। The lubricant separates 2 surfaces in such a way that interlocking regularities are greatly reduced as spaces between them are filled with the lubricant. For example, यहाँ पे ये दो हमारे पास सब्सटेंस है, इसके बीच में अगर lubricant डाल दिया तो जो irregularities हैं वो भर जाती हैं lubricant से, and motion easily हो पाता है। ये मशीन्स में कई बार आपने देखा होगा लोग ग्रीस लगाते हैं, सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ सोप सोल्यूशंस। सोप सोल्यूशन से क्या होता है? अगेन चीज़ें स्लिपरी हो जाती है, फिर फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये ज़्यादातर यूज होता है कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स में, जो कटिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज होती है मशीन्स। ये रिड्यूस कर देती हैं फ्रिक्शन, और आपस में घिसने की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो ये हीट प्रोडक्शन को भी कम कर देता है क्योंकि इसमें पानी प्रेजेंट होता है। वन मोर एग्जाम्पल इज ऑफ फाइन पाउडर्स, जिसका यूज़ कैरम बोर्ड्स में अगर आपने ये गेम खेला होगा तो ताकि ये कॉइन्स इजीली मूव करें, हम इस कैरम बोर्ड में पाउडर डालते हैं। पाउडर डालने से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि इन दोनों सर्फेसिस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं, इट गेट्स फिल्ड विद दैट पाउडर एंड वो स्मूथली मूव करती है। तो ग्रेफाइट का पाउडर भी ऐसे कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जो कि बहुत सॉफ्ट फाइन पाउडर होता है। ये ज़्यादातर उन चीज़ों में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप ऑयल को नहीं यूज़ कर सकते हो, तो इट इज़ अ रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज पॉलिशिंग। अगर किसी सरफेस को लाइटली पॉलिश करते हैं तो अगेन उसकी इरेगुलरिटी स्मूथ हो जाती है बिल्कुल, एंड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। दैट इज़ अनदर वे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइनिंग, जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जो कि आजकल के मॉडर्न व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहा है। कार्स में या फिर शिप्स में या फिर एयरप्लेन्स में ये यूज़ किया जाता है टू गिव इट अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि रेजिस्टेंस टू एयर या फिर वाटर कम से कम हो और कम से कम फ्रिक्शन हो, एंड जो बॉडी है वो इजीली मोशन में आगे जा पाए। एंड द लास्ट पार्ट इज कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। हमने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। रोलिंग फ्रिक्शन में यूजुअली रोलर्स या फिर व्हील्स का ऐसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर हम यही सूटकेस को विदाउट व्हील्स उठाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, हम इसको स्लाइड करके अगर मूव करते हैं। वेराज अगर इसमें ये रोलर्स या फिर व्हील्स लगा देते हैं, इट बिकम्स मच ईजियर फॉर अस टू लिफ्ट दिस या फिर ड्रैग दिस, रोल दिस बैग। ऐसे ही कई सारी मशीन्स में बॉल बेयरिंग्स, जो कि ऐसे दिखती हैं, ये मूवमेंट और आसान बना देती है। इसके अंदर ऐसे बॉल्स या फिर सिलेंडर्स होते हैं जिसकी वजह से इजीली मूव कर पाते हैं आगे। सो दीज आर फिटेड, एंड ये कई बार बाइसिकल्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि वो इजीली आगे विद लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मूव कर पाए। सो विद दिस वी हैव completed this chapter, and I will be sending you test yourself के question answers जो हैं that we will be covering in our next class. Thank you.